हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम फाइनली खत्म करने वाले हैं मॉडल पेपर परख का, जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का मॉडल पेपर आया था, यानी मॉडल पेपर का सेट नंबर 5 हम लोग फाइनली खत्म करने वाले हैं। और हम आप लोगों से जो वादा किए थे उस पूरे वादे को हम आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। 100% मार्क्स इकोनॉमिक्स के लिए हम आप लोगों को तैयारी करवा दिए हैं। बस इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। इतना कर लेने के बाद जैसे आप लोगों का इंग्लिश में 100% चीज कवर करवा दिए थे, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी खत्म हो जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब वादा आपको पूरा करना है। अब आपको अच्छा से पढ़ना है, एग्जाम में अच्छे से जाना है और आप लोगों को अच्छे से पेपर को लिख करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है। क्वेश्चन पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है ना, नंबरिंग पे मत जाना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा बात है, जीएनपी का मतलब होता है किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में, जब हम लोग इस जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल कर देते, यानी हमारे देश का जो पैसा है वो तो है, साथ ही साथ जो हम लोगों को विदेशों से पैसा मिला है जब उसको भी शामिल कर देते हैं तो हम लोगों का वो सकल घरेलू उत्पाद निकल करके आ जाता है। क्लियर है? आ गया मेरा बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, ये 33 गलत मार्किंग है, थोड़ा देखना इसको। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई थी। इससे पहले कहीं सेट नंबर 4 में हम आप लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को वहां भी समझाएं। 5 नंबर का क्वेश्चन में, यहां 2 नंबर में पूछा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमको पता है एक ऐसी प्रणाली थी जहां वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला बदली किया जाता था। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और वस्तु विनिमय प्रणाली से ही लेन देन होता था। लेकिन इसमें कई सारी कठिनाइयां थी। सबसे पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का इसमें अभाव था। हमको जो सामान चाहिए वो तेरे पास नहीं है, तुमको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सामान बदल नहीं पाएंगे। ये दोहरे संयोग का अभाव। मूल्य का संचय का अभाव था कि भाई कितने सामान के बदले कितने सामान का अदला बदली होगा, ये नहीं क्लियर था। वस्तु के विभाजन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती थी। मूल्य के समान मापदंड का अभाव था और साथ ही साथ हस्तांतरण का अभाव था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए दूर किया गया और जब आविष्कार हुआ मुद्रा का तो इन सारे चीजों को दूर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे किसी वस्तु का पूर्ति प्रभावित होगा, या तो पूर्ति बढ़ जाएगा या पूर्ति घट जाएगा। तो सबसे पहला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और जब कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। इसके बाद उत्पादन साधन। उत्पादन साधन में परिवर्तन, यानी अगर हम पहले, मेरा उत्पादन का साधन अगर साधारण था तो उत्पादन मात्रा कम था तो पूर्ति कम था। अब जब हम मशीनों को लगा दिए हैं यानी साधन को चेंज कर दिए तो मेरा पूर्ति भी बढ़ जाएगा। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, अगर हम कोई टेक्नोलॉजियों को बदल दिए तो इससे भी परिवर्तन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अब ध्यान से समझ लो खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दो तरीके का होता है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल दिया जाता है। जैसे भारत आज खुली अर्थव्यवस्था है, भारत यहाँ दूसरे देश यहाँ आकर के व्यापार कर सकते हैं और हमारा देश भारत भी दूसरे देशों में व्यापार कर सकता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते रहेगा, ठीक। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां हमारे देश से सामान ना तो दूसरे देश में जाएगा और ना दूसरे देश का सामान हमारे देश में आएगा। आयात निर्यात बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात है, देश खुला हुआ है, स्वतंत्र रूप से आयात निर्यात किया जा सकता है। तो इसे ही हम लोग खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो देश भारत है वो भी खुली अर्थव्यवस्था को ही अपना रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं मांग की लोच की सूत्र बताइए। तो मांग का लोच का सूत्र होता है मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। जब इसको पलट देंगे हम लोग तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू इंटू में चला जाएगा तो पी बाय डेल्टा पी होगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फॉर्मूला बस पूछा था, लिख देंगे फॉर्मूला।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है हम लोगों को, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। श्रम की इष्टतम मात्रा का मतलब क्या होता है कि एक फार्म के अंदर जितने भी श्रमिक लोग काम कर रहे हैं उसमें कितने श्रमिकों का जरूरत है, ये इष्टतम मान होता है। और इष्टतम मान जो है, इसके बाद जब मजदूर काम किया तो मजदूरों को मजदूरी कैसे देंगे। याद रखना, मजदूरों को जो मजदूरी होता है वो श्रमिकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है उनके कार्य घंटे में। जो जितना घंटा काम करेगा, जो जितना देर काम करेगा, उसको उतना देर का पैसा मिलेगा। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बाजार में श्रम का इष्टतम मात्रा। ठीक है, आया समझ में। तो यहां तक हम लोगों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 3-3 नंबर का क्वेश्चन में। हम आप लोगों से क्या बोले थे कि अगर आप पांचों मॉडल पेपर का सेट कर लेते हो तो अगर एग्जाम में यहीं से अगर क्वेश्चन उठा दिया तो डिट्टो आप इसको लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा या कुछ और पूछा तो भी आप 5 वीडियो देखते देखते आपको थ्योरी का इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाके फोड़ के रख दोगे। वो स्टूडेंट जो रट्टा मार के गया होगा ना, उससे ज्यादा आप लिख करके आओगे। आपको मेरा बात याद आएगा, अच्छा सर जी ये बोले थे, इसका मतलब तो ये होता है। उसको एकदम घसीट घसीट के लिख के आओगे। यही फायदा होता है जो हम इतना दिन से आप लोगों को बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38, सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें। देखो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नहीं बोला, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम हम लोगों को यह बताता है कि एक उत्पादक, एक जो उपभोक्ता होता है, वो अपनी आय को एक वस्तु के उपभोग में खर्च ना करके 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में खर्च करता है। तो जब कोई उपभोक्ता अपनी आय को 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में खर्च करता है तो जितने वस्तुओं में वो पैसा खर्च किया है उससे उसको अगर समान उपयोगिता की प्राप्ति हो गया, जितना वो पैसा खर्च किया था, तो वही हम लोगों का सम सीमांत उपयोगिता कहलाता है। समान उपयोगिता, जैसे अगर मान लो मेरे पास 100 रुपया था और हम 100 रुपया को 3 सामान को खरीदने में खर्च किए, ए, बी और सी। तो पहले सामान से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, दूसरे सामान से जो मिलेगा और तीसरे सामान से जो सीमांत उपयोगिता मिलेगा, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर। अगर 100 के बराबर हो गया तो यही कहलाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम, समान उपयोगिता नियम। देखो, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसे अपनी सीमांत आय से अधिक संतुष्टि उस बिंदु पर प्राप्त होती है जहां वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एवं उनके कीमत का अनुपात आपस में बराबर हो जाए। इसे गोसेन याद रखना। सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था और यह गोसेन का दूसरा नियम है। गोसेन का पहला नियम था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम गोसेन का दूसरा नियम है। देखो, वही चीज कर रहे हैं। अगर वो 3 वस्तुओं का उपभोग किया या चलो 4 वस्तु का उपभोग किया, एक्स वाई जेड एन, 4 वस्तु का उपभोग किया, तो ध्यान से समझना, 4 वस्तु का उपभोग किया है। सपोज कर लो क्या किया, पहला वस्तु है एक्स, दूसरा वस्तु है आपका वाई, तीसरा वस्तु है आपका जेड और चौथा वस्तु है आपका एन। तो पहला वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता मिला यानी एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, और दूसरा वस्तु से यानी एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई, और तीसरा वस्तु से एम यू जेड डिवाइडेड बाय पी जेड, और तीसरा व चौथा वस्तु से एम यू एन डिवाइडेड बाय पी एन। तो इन सब में से जितना उसको उपयोगिता मिला वो उतने के बराबर हो जाएगा जितना वो पैसा खर्च किया। पहला वस्तु से मिला उपयोगिता बराबर दूसरे वस्तु का उपयोगिता बराबर तीसरा बराबर चौथा। जितना वस्तु का उपभोग करेगा तो उस समय वो संतुष्टि पे आ जाएगा। इसी को बोला जाता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे बोल रहा है बाजार मांग के निर्धारक तत्वों को बताइए। यानी बोल रहा है कि बाजार में किसी भी वस्तु का जो मांग है वो मांग किन किन चीजों से तय होगा। तो बाजार में मांग का निर्धारण उपभोक्ताओं की संख्या से होगा। बाजार में कितना उपभोक्ता है इससे मांग तय होगा। उपभोक्ता कम है तो मांग कम होगा, उपभोक्ता ज्यादा है तो मांग ज्यादा होगा। दूसरा, उपभोक्ता की आय कितनी है। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो मांग बढ़ जाएगा, उपभोक्ता की आय घट रही है तो मांग घट जाएगा। इसके बाद जलवायु और मौसम की समय क्या है उस हिसाब से भी डिमांड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद उपभोक्ता का रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन और जनसंख्या कितना है। तो इन सब चीजों से जो है वो हम लोगों का बाजार में मांग तय होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे।
40 पे देखिए बोल रहा है एकाधिकार की विशेषताओं को बताइए। बाप रे! एकाधिकार तो कितना बार पढ़ लिए। बताओ क्या एकाधिकार को अब भी आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत है? इतना बार एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाज़ार इतना दिमाग में ठूस दिए हैं आपका कि सोते समय भी आपको याद आएगा। उड़ जाएँगे पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, ओहो! एकाधिकार बाज़ार, ऐसे होने लगोगे, इतना ज़्यादा समझा दिए हैं। ठीक है? तो इसको हम क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं भाई। 5 सेट में, पाँचों का पाँचों सेट में एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार समझाए हैं और कितना समझाएँगे जी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41। 41 पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में क्या अंतर है? अंतर को आप टेबल में बताना, ये बिना टेबल का है, आप टेबल में बताओगे। अब देखो व्यापार शेष का मतलब क्या होता है? तो व्यापार शेष का मतलब बताए थे कि जब एक देश 1 वर्ष में दूसरे देशों के साथ जो वस्तुओं तथा वस्तुओं का आयात निर्यात किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, वस्तुओं का आयात निर्यात किया है, दृश्य संपत्ति है, आयात निर्यात किया है। तो आयात निर्यात को हम लोग दिखाते हैं आपका व्यापार शेष में। व्यापार शेष से अभिप्राय वस्तुओं के आयात और निर्यात की मात्रा के अंतर से होता है। जबकि भुगतान शेष का मतलब क्या होता है? यह एक लेखा विवरण है। इसमें हिसाब किताब रखा जाता है भुगतान शेष में कि एक देश दूसरे देशों के साथ जो आयात निर्यात किया है वो दृश्य है या अदृश्य है। उसमें पैसा कितना दिया, पैसों का कितना लेन-देन हुआ, पैसों का कितना लेन-देन हुआ, ये होता है हमारा भुगतान शेष में। ठीक है? व्यापार शेष जो होता है इसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि जबकि जो हमारा भुगतान शेष होता है उसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है? व्यापार शेष जो होता है हम लोगों का, इसमें भुगतान शेष के खाते का एक हिस्सा है, ये भुगतान शेष का एक हिस्सा है, जबकि हम लोग का जो भुगतान शेष होता है, ये पूरे व्यापार शेष को अपने अंदर शामिल करता है। व्यापार शेष जो है वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है? ध्यान से समझना। अगर हम हमारे देश में आयात अगर हमारे देश में हम लोग निर्यात ज़्यादा किए हैं, हमारे देश में क्या किए हैं? निर्यात ज़्यादा किए हैं और आयात कम किए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल। इसको बोलेंगे व्यापार संतुलन क्या है? अनुकूल है हम लोग का। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए कि अगर हम लोग मान लो कि आयात ज़्यादा कर दिए हैं, निर्यात कम किए हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापार प्रतिकूल, व्यापार प्रतिकूल। तो वही बोल रहा है कि भुगतान शेष जो है वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है, ठीक है? लेकिन लेखांकन की दृष्टि से जो भुगतान शेष होता है वो हमेशा प्रतिकूल होता है। अगर प्रतिकूल नहीं भी होगा तो इसको प्रतिकूल बनाएँगे, लेकिन हमेशा प्रतिकूल होगा, ठीक? एक और चीज़ ऐड कर सकते थे, जो व्यापार शेष जो होता है वो बहुत ही संकुचित होता है। व्यापार शेष क्या होता है? बहुत ही संकुचित छोटा होता है, जबकि भुगतान शेष जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक होता है। एक चीज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 42 पे, एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, अच्छा से समझना। एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 500 करोड़ है तथा ब्याज का भुगतान 200 करोड़ किया गया, तो राजकोषीय घाटा निकाले। ठीक है? फिक्सल डिफिसिएट बोल रहा है निकालने, राजकोषीय घाटा। तो एक अगर प्राइमरी प्राथमिक घाटा है तो एक फॉर्मूला होता है, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ये फॉर्मूला है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो देखो प्राथमिक घाटा 500 करोड़ है तो 500 करोड़ लिखे, राजकोषीय घाटा तो निकालना है तो राजकोषीय घाटा को छोड़ दिए, माइनस ब्याज का भुगतान जो बोल रहा है 200 करोड़ है, लिखे 200 करोड़। अब देखो ये राजस्व घाटा को हम लोग उधर भेज दिए, इसके बाद इसको इधर लेकर के आ गए, ठीक है? तो देखो जैसे ये माइनस में है ना 200 करोड़, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 200 करोड़, तो 500 करोड़ और 200 करोड़, तो 700 करोड़ रुपए मेरा क्या हो गया? राजकोषीय घाटा हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे सूत्र याद रखना था। सूत्र याद रख के डाल दोगे, आपको पूरा नंबर वो दे देगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, करना ज़रूर। देखो जी, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ जो हम बोले थे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? यानी एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व बोलो या शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, वो यू आकार का क्यों होता है? तो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू आकार का मतलब ऐसा। ऐसा होने का उसका 2 रीज़न है। सबसे पहला कारण क्या है? उत्पादन में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होना, इसका सबसे बड़ा कारण है। इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे उत्पादन के साधन बढ़ता जाता है, प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है और अपने अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के बाद उत्पादन में कमी आने लगती है। इसलिए ये एक वक्र क्या होता है? 1 मिनट।
हाँ, ठीक है। और दूसरा रीजन है इसका औसत परिवर्तनशील नियम का कारण। ठीक है, इसके वजह से जो है ये औसत लागत वक्र जो होता है ये हम लोगों का मतलब सीमांत लागत वक्र जो होता है वो यू आकार का हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। देखो ये ड्राइंग यू आकार का हो जाता है। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। व्यापारिक अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस यानी कि 5 नंबर्स क्वेश्चन में, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्यापारिक बैंकों के कार्यों को समझाइए। भाई कितना बार व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक कितना बार मिलेगा, इतना ज्यादा बार पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, चलो व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। सबसे पहला व्यापारिक बैंक का कार्य है जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करेगा जनता से, और जमा स्वीकार करेगा कौन कौन से खाता से, तो सावधि जमा खाता से स्वीकार कर सकता है, चालू जमा खाता से स्वीकार कर सकता है, बचत जमा खाता से स्वीकार कर सकता है, और गृह बचत खाता से जमा स्वीकार कर सकता है। अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे दिखाना, नहीं दिखाना चाहते हो तो सिर्फ इसको लिखना, जमा स्वीकार करना, इसको डील करना। ये सबको लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं लिखना कि भाई इन सब से वो जमा स्वीकार करेगा, आपको नहीं मन करता है आप इसको छोड़ देना, आप इसी को अच्छा से डील करना, कम से कम 3 4 5 सेंटेंस में डील करना। ठीक है, और अगर ऐसे दिखाना है तो दिखाना। तो सबसे पहला जमा स्वीकार किया। अब जब जमा स्वीकार किया तो दूसरा उसका महत्वपूर्ण काम होगा ऋण प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, ऋण प्रदान करेगा, लोन देने का काम करेगा। कई तरीके का लोन देगा वो, जैसे वो सामान्य ऋण प्रदान करता है, इसके बाद मांग पर मुद्रा देता है, आपको नगद साख बैंक अधिविकर्ष देता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, और तीसरा होता है हम लोगों का साख का सृजन करना। ये 3 काम, जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख का सृजन करना, ये 3 काम व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक, इसके बाद भी कोई और कार्य करेगा, ये विदेशी मुद्राओं का ये क्रय कर सकता है। ठीक है, अभिकर्ताओं से संबंधित कार्य, आप इसको और भी तो ये कार्य करता है, और भी तो ये कार्य करता है। जैसे क्या करता है, हम लोगों को एटीएम भी देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, आप हम लोगों का लॉकर का सुविधा देता है। इसके बाद हम लोगों के लिए ये एजेंट का काम करता है, हम लोगों के तरफ से जमा प्राप्ति स्वीकार करने का काम करता है, हम लोग की तरफ से भुगतान करने का काम करता है, किसी बिल का कटौती करने का काम करता है। तो ये और प्लस देश में सामाजिक सुधार के लिए या देश में सामाजिक विकास के लिए भी काम करता है। तो ये सब बैंक का जो है ये कार्य है। ठीक है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए वो 5 पॉइंट को लिखा। आप अपने हिसाब से जितना पॉइंट को चाहे आप लिखना, लेकिन 5 से कम मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों गिरती है, यानी ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हम लोगों को मांग का वक्र जो होता है वो नीचे, ये देखो बाएं से दाएं ओर क्यों गिरता है। तो बाएं से दाएं ओर गिरने का मांग का नियम का क्या कारण है, तो ये कारण होता है आप लोगों का, मांग का नियम इसी बात पे आधारित है कि जब अन्य सारे बातें समान रहेगी तो जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ते जाता है तो उसका मांग घटते जाता है, और चूंकि कीमत बढ़ रहा है और मेरा मांग जो है वो घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। कीमत बढ़ते जाएगा, मेरा मांग घटते जाएगा, कीमत बढ़ते जाएगा, मांग घटते जाएगा। इस वजह से जो है वो मांग वक्र जो है वो बाएं से दाएं की ओर गिर जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद पॉइंट में समझाया। सबसे पहला कारण देखो बोल रहा है आय में प्रभाव, यानी हम वही जो बोले आय से के वजह से। इसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी प्रतिस्थापन वस्तु के वजह से, घटती सीमांत उपयोगिता के वजह से, आपको पॉइंट याद रखना है, वस्तु के अल्पकालीन प्रयोग के वजह से। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है जिसके वजह से जो मांग वक्र जो होता है वो दाहिनी ओर मेरा खिसक जाता है, वस्तु का उपभोक्ता की संख्याओं के कारण। ठीक है, आया समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 46 बोल रहा है गुणांक क्या है, गुणांक यानी कि के क्या होता है, एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है, और ये जो गुणांक है ये एमपीसी से किस तरीके से संबंधित है। उदाहरण सहित समझाइए, मतलब प्रूफ करके दिखाना है कि ये इससे किस तरीके से संबंधित होता है। तो सबसे पहले के का मतलब समझो, किन्स द्वारा प्रतिपादित आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये किन्स ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको के करके डिनोट किया जाता है उसके नाम के वजह से, किनीशियंस रूल। ठीक है, जो किस पर आधारित है, आय, उत्पादन और रोजगार पे आधारित है। किन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश किया जाता है तब आय में जो वृद्धि होती है वह स्वतंत्र निवेश के कई गुना अधिक होती है। निवेश की तुलना में आय जितनी गुना की वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणांक कहते हैं। निवेश गुणांक का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो पैसा निवेश किया जा रहा है उसमें जितना वृद्धि हो रहा है उसी वृद्धि को मेरा निवेश गुणांक बताता है। वही फॉर्मूला बता रहा है हम लोगों को, यहाँ देखो
कि के यानी निवेश गुणांक इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, जहां वाई का मतलब होता है आय और डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। इसके बाद आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और यानी निवेश, और डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यही चीज को यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको याद रखना। अब देखो इसी चीज को यहां से वो प्रूव करते हुआ एमपीसी से कैसा संबंध होता है ये बोला ना, तो देखो एमपीसी से इसका संबंध बता रहा है। तो एमपीसी से संबंध होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो मिलता है ये कैसे मिलता है उसको ये प्रूफ करके दिखा रहा है। तो जैसे कि फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और हम जानते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है y यानी कि I बराबर C प्लस आई, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है I। I जो है ये मेरा बराबर होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी डेल्टा, इसके आगे डेल्टा जोड़ सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा आई। इसको मान लिया इक्वेशन 1। देखो एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या किया गया, देखो यहां बता रहा है कि दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, मान रख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद इन दोनों को मतलब सोल्व कर रहा है, अब इतना समझ लो सोल्व कर रहा है, और सोल्व करते करते लास्ट में यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। यही हमको तो प्रूफ करने बोला था ना। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट है, बोल दे रहे हैं करके जाना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है। ये तो इससे पहले का मॉडल पेपर में भी किए थे। ठीक है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार लिखा, एकाधिकार बाजार लिखा। यहाँ लिखा है तुलना का आधार फार्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अत्यधिक फार्म होता है, जबकि एकाधिकार बाजार में सिर्फ एक फार्म होता है। इसके बाद प्रवेश संबंधी सुविधा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, नया फार्म आएगा अपने मर्जी से जाएगा, जबकि एकाधिकार बाजार में फार्मों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है। वस्तु का स्वभाव, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण सहजातीय वस्तुओं यानी कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि एकाधिकार बाजार में जो है वो स्वतंत्र वस्तु यानी कि जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु नहीं होता है, उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादक तथा मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फार्म होता है वो सिर्फ मूल्य प्राप्तकर्ता होता है, मूल्य निर्धारक नहीं, जबकि एकाधिकार बाजार में यह मूल्य निर्धारक और मूल्य प्राप्तकर्ता दोनों होता है। ठीक है, इसके बाद पूर्ति के रोज बोला, आय का आकार, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, आय का आकार। इसमें जो है AR जो है वो मेरा एक्स अक्ष के समानांतर यानी AR बराबर मेरा MR होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। आया समझ में? हाँ, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा अगर याद रखना होगा तो रख लेना। MR इज इक्वल टू AR1 बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय ई। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर 1/1 माइनस ई होता है जी, 1/1 माइनस ई, थोड़ा इसको याद रख लेना, ये एमसीक्यू में पूछता है। MR इज इक्वल टू AR 1/1 माइनस ई, याद रखना। ठीक है, इसके बाद ये दिया गया है इतना सारा चीज, 10 गो पॉइंट है, 3-4 बार हम इसको बताए हैं, इसलिए थोड़ा सा बताने में ना आलसी लग रहा है, इतना ज्यादा बार इसको बता दिए है ना, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीडीपी, बोला जा रहा है कि जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। ये जो हम लोगों का जीडीपी है, इस जीडीपी से हम लोग किसी भी देश का नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को पूछ रहा है। आया बात समझ में? राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये साफ साफ बता रहा है कि जीडीपी का मतलब क्या है। तो जीडीपी का मतलब बता रहा है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, चाहे वह देश के निवासी हो या गैर निवासी हो, के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार कीमत के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्लियर? अब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखो जीडीपी से जो है वो जीडीपी निकालने के लिए 3 विधि होता है, 3 विधि से जीडीपी निकालते हैं ना। सबसे पहला होता है आय विधि।
तो जीडीपी निकालते हैं सबसे पहला आय विधि से, तो ये आय विधि को समझाया। दूसरा निकालते हैं उत्पाद विधि, हालांकि पहले उत्पाद विधि आता है उसके बाद आय विधि, लेकिन ये पहले लिखा आय विधि, तो पहले आय विधि के बारे में बताया। इसके बाद देखो ये बस ये बोल रहा है कि जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो भाई जीडीपी से नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड है ना। एक होता है हम लोगों का उत्पाद विधि, एक होता है उत्पाद विधि, दूसरा होता है आय विधि और तीसरा होता है हम लोगों का व्यय विधि। तो वही 3 विधि को समझा रहा है। यहाँ उत्पाद विधि को समझाया, यहाँ आय विधि को समझाया और नीचे देखो वो समझाएगा आपका व्यय विधि से। ए देखो फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला देखो ये समझाने वाला चीज नहीं है, आप चुपचाप फॉर्मूला याद रख लो, खत्म कहानी। आय विधि से कैसे निकालेंगे जीडीपी, तो आय विधि से निकलेगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ए देखो यहां तक इस फॉर्मूले को याद रख लेना, खत्म। इसके बाद उत्पाद विधि से ए देखो उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला। ए देखो बस फॉर्मूला याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम वन शॉट वीडियो में भी बताए थे कि नेशनल इनकम वाला टॉपिक में फॉर्मूला याद रखना ही होगा, अपने से आप कुछ नहीं डाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और ये हम लोगों का व्यय विधि है, फॉर्मूला याद रखना, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 49 पे बोल रहा है कि सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्य को बताइए। कि सरकारी बजट क्या है और इसके उद्देश्य को बताइए। तो बजट का मतलब होता है कि कोई भी देश का सरकार 1 वर्ष के लिए बजट तैयार करता है और बजट की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। बजट की अवधि कब से होती है, या जिसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। बजट का मतलब होता है कि एक देश सरकार के पास कहां-कहां से पैसा आया है, सरकार के पास कितना पैसा है और उन पैसे को सरकार कहां-कहां पे खर्च करेगा, इसी को बोला जाता है बजट। यानी कि आय और व्यय का जो विवरण होता है, उसी विवरण को बोला जाता है बजट। सरकार बोलता है कि देखो भाई मेरे पास इतना पैसा है, इस पैसे को 1 साल में हम इन-इन चीजों पे खर्च करेंगे, उसे ही बोला जाता है सरकारी बजट। और हर साल सरकारी बजट जो है वो 1 अप्रैल के लिए 1 साल के लिए बनाया जाता है। और भारत का जो समय है 1 साल का, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस 1 साल के लिए सरकार बजट लाती है और बताती है कि मेरे पास इतना पैसा है, हम इन-इन चीजों पे इन पैसे को जो है वो खर्च करने वाले हैं। क्लियर बात है, ठीक है। इसके बाद ये बजट हो गया और बजट का उद्देश्य बोला। तो बजट का उद्देश्य क्या है, पहला ये बजट का उद्देश्य थोड़ा-सा ये गलत, मतलब थोड़ा-सा अगड़म-बगड़म तरीके से लिखा। आप बजट का उद्देश्य को ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? ये इतना बड़ा लिखोगे तो यार हो गया हट। इतना बड़ा आपको बजट का उद्देश्य नहीं लिखना है। लगता है कोई क्वेश्चन-वोश्चन गायब ही कर दिया क्या लास्ट से? लो 49 तक क्वेश्चन दिया, बाकी का 3 क्वेश्चन गायब कर दिया। आप बजट का उद्देश्य ऐसे नहीं लिखना जी। बजट का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना। बजट का उद्देश्य में लिखना क्या होता है? बजट का उद्देश्य जो हम आप लोगों को बजट वाला चैप्टर पढ़ाए थे, उस बजट वाला चैप्टर में जो हम बजट का आपको 6 उद्देश्य बताए थे, ठीक है? बस उतना ही उद्देश्यों को लिखना, उससे ज़्यादा नहीं। ये आलतू-फालतू क्या-क्या लिख दिया, लिखा तो सही है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा याद भी तो नहीं होगा। देख लो भाई बजट का उद्देश्य देखो तो इतना ज़्यादा याद कर पाओगे पढ़ के? नहीं याद कर पाओगे ना, तो झूठ-मूठ का क्या ज़रूरत है याद करने का? आया समझ में? तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को याद नहीं करना आप। हम जो आपको बजट का 6 उद्देश्य लिखाए थे, आप इतना उद्देश्य कर लेना, हो गया। ठीक है? तो बस हम लोगों का ये चैप्टर, हम लोगों का जो है वो सेट नंबर 5 हम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है? आशा करते हैं कि आप लोगों को आपने पूरा सीरीज का वीडियो देखा। अगर आपने पूरा सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा देने से आपका लॉस कुछ नहीं होगा, बल्कि वो आपको मदद बहुत करेगा। और हम फिर से बोलते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो हमको जहां तक है कि इनमें से ही आपको कई सारे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन अगर किसी कारण से यहां से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा तो होगा ही नहीं कि पूछेगा नहीं, डेफिनेटली पूछेगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन मान लो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पा रहे, तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं। इतना जो आप वीडियो देखे हैं, इतना जो आप लेक्चर सुने हैं, आपको हर एक चीज के बारे में आंसर लिखना आ गया होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप अपने हिसाब से भी अगर लिखोगे तो भी आपको नंबर जरूर मिलेगा। बस कुछ भी हो जाए, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ना तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ना, ना तो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ना ही तो 2 नंबर को छोड़ना, ना 3 नंबर के क्वेश्चंस, ना 5 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ना। नहीं छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आएगा और डेफिनेटली आपका एग्जाम में शानदार नंबर आना ही आना है। ठीक है? आशा करता हूं वीडियो पसंद आई है। एक और वीडियो आप लोगों के लिए एमसीक्यू का लेके आएंगे, उसको एग्जाम में जाने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के जाओगे। ठीक है? चलो।